और सबसे पहली खबर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। दोपहर 12:30 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। संसद भवन के कमरा नंबर 29 में द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी संसद भवन पहुंच चुके हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, दोपहर 12:30 बजे नामांकन का वक्त बताया जा रहा है। संसद भवन के कमरा नंबर 29 में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं। और उनके नामांकन के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता एनडीए के मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये दोनों वहां पर पहुंच चुके हैं संसद भवन। ये ताजा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दोनों ही इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंच चुके हैं। ये ताजा अपडेट है। 12:30 बजे वक्त है नामांकन का। कमरा नंबर 29 है संसद भवन का, जिसमें नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। आज ही नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है। जगह है संसद भवन, कमरा नंबर 29। और तमाम सीनियर लीडर्स एनडीए के, तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तमाम नेता इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। चलिए आपको अब सीधा दिल्ली ही लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो हमें बताने वाले हैं कि उनके पास क्या ताजा जानकारी है इस नामांकन से जुड़ी हुई। अविनाश। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो तमाम सारे सीनियर लीडर्स का अब पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई सांसद, जिसमें अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद बृजलाल हैं, कांता कर्दम है, इसके अलावा अलीगढ़ से सांसद है सतीश गौतम, इन तमाम सारे नेताओं का पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो गया है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। तमाम सारे नेता एक एक करके पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। 12 बजे के करीब समय बताया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे। और उसके बाद फिर अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका स्वागत वहां पे किया जाएगा। तमाम सारे नेता उनका स्वागत करेंगे और 12:30 बजे करीब फिर नामांकन किया जाएगा। एनडीए शासित अगर बात करें तो तमाम सारे जो दल हैं वो लगातार द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं सभी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और सभी मुख्यमंत्री एक एक करके संसद भवन परिसर में पहुंच रहे हैं। और तमाम मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी मौजूदगी में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जब देश के सर्वोच्च पद के लिए नामांकन होने जा रहा है तो पूरी पार्टी अपने उम्मीदवार के साथ वहां पे मौजूद है, अपने उम्मीदवार के साथ खड़ी है और एक प्रचंड जीत दिलाने का काम अपनी उम्मीदवार को करेगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ तमाम सारे सीनियर लीडर्स भी अब धीरे धीरे पार्लियामेंट की ओर पहुंच रहे हैं, संसद भवन की ओर पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू अभी उड़ीसा सदन में है। इसके बाद कुछ ही देर में वो भी उड़ीसा सदन से पार्लियामेंट के लिए निकलेंगी और जहां पे वो पहुंचेंगे तो उनका स्वागत तमाम सारे पार्टी के नेता करेंगे। 12:30 बजे का वक्त बताया गया है जब नामांकन किया जाएगा। उनके प्रस्तावक के तौर पर जो पहला सेट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हस्ताक्षर हैं। वो बतौर प्रस्तावक पहले सेट में राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन करवाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो तमाम सारे जो नामांकन के लिए तमाम सारे मुख्यमंत्रियों ने भी हस्ताक्षर किए हैं, कई सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी के कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से उनके पास बहुमत अब हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बीजू जनता दल ने भी समर्थन कर दिया है, वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है, तो इस बहुमत के साथ जीत तो तय हो चुकी है, लेकिन जीत का जो आंकड़ा है उसको काफी बड़ा किया जाए, जीत के आंकड़े को बढ़ाया जाए। यही कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम सारे उन दलों से भी बात कर रहे हैं जो कि एनडीए के सहयोगी नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी नहीं है, उन दलों से भी बातचीत करने का काम किया जा रहा है। और यही कारण है कि जब कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बातचीत की,
तो उन्होंने भी अपने समर्थन का ऐलान कर ही दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जब आज नामांकन हो रहा है तो उसमें उड़ीसा सरकार के भी 2 मंत्री शामिल होंगे जो कि बीजू जनता दल के ही सदस्य हैं। बीजू जनता दल जो सत्तारूढ़ दल है उनके सदस्य हैं, तो वो लोग भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की अब यही कोशिश है कि इस जीत के मार्जिन को बड़ा किया जाए और देश के सर्वोच्च पद पे पहली बार कोई आदिवासी महिला आसीन होगी। क्योंकि अगर अभी तक के इतिहास आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का, तो अब तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो पुरुष ही रहे हैं। पहली बार बीजेपी किसी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़वा रही है या उनका नामांकन करवाई है। इसीलिए बीजेपी तमाम सारे जो बड़े नेताओं हैं उनको दिल्ली बुलाई हुई है और तमाम सारे नेता अब संसद भवन की ओर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो संसद भवन परिसर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां पर वो जाके तमाम सारे लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। वो 9 बजे ही उत्तर प्रदेश सदन से निकल गए थे और तकरीबन 9:15 बजे करीब वो संसद भवन परिसर में पहुंच गए थे, जहां पे वो तमाम सारे लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी 10:30 बजे के करीब उत्तराखंड सदन से निकले हैं और तकरीबन 11:15 बजे के करीब वो संसद भवन परिसर में पहुंच गए हैं। तमाम सारे नेता अभी आपस में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद अगर बात करें तो तमाम सारी जो औपचारिकताएं हैं नामांकन से पहले वो पूरी की जाएगी। राजेंद्र, ठीक है अविनाश, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि जब ये नामांकन का कार्यक्रम शुरू होगा और तमाम वरिष्ठ नेता संसद भवन पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। एनडीए के उम्मीदवार जहां आज नामांकन करेंगी, वहीं मिशन महामहिम पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। सपा विधायकों और सांसदों की बैठक में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और यहां पर आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई और दलों ने अपना समर्थन दिया है। यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं और मिशन महामहिम पर मंथन करने के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव स्वयं पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जिसे समर्थन के लिए कहेंगे वो जरूर लिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की, सांसदों की बैठक बुलाई गई है। खुद अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन को, उसके बाद आज पार्टी के जितने भी विधायक हैं, 111 विधायक हैं, इसके अलावा जो सांसद हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उनको भी बैठक में बुलाया गया है। देखिए अखिलेश यादव आ चुके हैं, ये सामने अब पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं भीतर, और तमाम सारे विधायक भी पहुंच चुके हैं, सांसद भी आ रहे हैं और सभी से कहीं ना कहीं देखिए पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रस्तावक भी हैं, सांसदों को प्रस्तावक बनाया गया है, तो वो सिग्नेचर करेंगे नामांकन पत्र पे। इसके अलावा जो पार्टी के नए विधायक हैं उनको भी ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से ये वोट दिया जाना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो 18 जुलाई को होगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग होनी है। और इसमें आप देखिए तो यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, सांसद के वोट की वैल्यू 700 है। इसीलिए ये बैठक रखी गई है जहां खुद अखिलेश यादव मौजूद हैं और तमाम सारे विधायक और सांसद भी पहुंचे हैं। कैमरा प्रमोद के साथ बहुत शुक्ला लखनऊ। चुनाव में क्या वोटिंग की प्रक्रिया होती है, कैसे वोट किया जाता है, क्या सारा प्रोसीजर है, इस पर भी चर्चा होगी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला बता रहे थे। और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के विधायकों और सांसदों के वोट की वैल्यू क्या है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है राष्ट्रपति चुनाव में और उसमें हर विधायक, सांसद, अलग अलग राज्यों के विधायक सांसदों के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है और ये उस क्षेत्र की जनसंख्या और दूसरे कारणों पर निर्भर करता है। तो उत्तर प्रदेश के विधायकों और सांसदों के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा 208 और 700, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के विधायक और सांसदों के वोट का महत्व भी इस चुनाव में सबसे ज्यादा। ये देखिए आप, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक भी पहुंच रहे हैं लगातार। तो उत्तर प्रदेश में 3 जून और 10 जून को हुई हिंसा के बाद हर जुमे की नमाज पर अब अलर्ट रह रहा है। आज भी शुक्रवार है, जुमे की नमाज आज भी अदा की जानी है और इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जुमे की नमाज को लेकर यूपी में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, ये जानने के लिए इस वक्त हमने 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, वहां पर पुलिस सड़क पर उतरी हुई है। दूसरी तस्वीर आगरा की है, वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और बिजनौर में ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा, आगरा और बिजनौर की 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कैसे अलर्ट पर है पुलिस, कैसे मार्च कर रही है, कैसे स्थानों पर जो संवेदनशील स्थान है
जगह है वहां पर कैसे ड्रोन के जरिए निगाह रखी जा रही है वो बिजनौर की तस्वीर से साफ जाहिर है। 3 तस्वीर। असल में संगम नगरी प्रयागराज में 2 हफ्ते पहले जुमे की नमाज के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, लिहाजा आज शुक्रवार को फिर से सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हैं। 2 हफ्ते पहले हिंसा की चपेट में आए इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, अफसर निगरानी रख रहे हैं, ड्रोन कैमरे के जरिए भी हालात पर निगाह रखी जा रही है और जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर अकेले शहरी इलाकों को 7 जोन और 13 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। प्रयागराज में आज जुमे की नमाज के मद्देनजर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। संगम नगरी प्रयागराज में 2 हफ्ते पहले 10 जून को शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। आज एक बार फिर से शुक्रवार है, आज एक बार फिर से जुमे की नमाज अदा की जानी है, लिहाजा सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और पीएसी के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। जो पुलिसकर्मी हैं लगातार वो गश्त कर रहे हैं, खासकर उन इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहां 10 जून को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। सुरक्षा के मद्देनजर आज प्रयागराज शहर को 7 जोन और 13 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके साथ साथ खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद लगातार गश्त कर रहे हैं, रिहायशी बस्तियों में जाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अटाला इलाके में। 10 जून को सबसे ज्यादा हिंसा यहीं पर हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है छावनी में तब्दील है। इसी तरीके से जगह जगह बैरिकेडिंग किया गई है। जो लोग आ जा रहे हैं उनसे रैंडमली चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और लोगों से लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जुमे की नमाज के मद्देनजर आज प्रयागराज पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। हालांकि बाजार खुले हुए हैं, ज्यादातर दुकानें खुली हुई हैं, हालात सामान्य हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो सतर्कता बरत रहे हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उधर कानपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने अपने बंदोबस्त दुरुस्त कर रखे हैं और इसको लेकर पुलिस ने कई अहम लोगों से बात की है जिसमें नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा सके और साथ साथ ड्रोन कैमरे और हाईटेक कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। जुमे की नमाज का दिन है और उसको लेकर आज कानपुर में फिर से बंदोबस्त दुरुस्त कर लिए गए हैं। सुरक्षा के बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। आपको नई सड़क की तस्वीर दिखाएं और ड्रोन से निगरानी एक बार फिर से रखी जा रही है। पिछले जुमे में जब नमाज हुई तो उसके बाद ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 8 ड्रोन कैमरे से आज भी चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। 50 वीडियोग्राफर जगह जगह लगाए गए हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और सभी प्रमुख चौराहों को PTZ कैमरे से लेस किया गया है। ये ड्रोन कैमरा आपको दिखाएं, ये बहुमंजिला इमारत जो अवैध इमारतें बनाई गई हैं उन पर नजर रखने के लिए रखे गए हैं। इसके साथ ही प्रमुख चौराहों और महत्वपूर्ण स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा। रैपिड एक्शन फोर्स मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करेगी और प्रमुख स्थानों पर वाटर कैनन और फायर टेंडर की भी सुविधा रहेगी। 5 कंपनी PAC के साथ साथ 2400 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 5 SP और एडिशनल SP, 5 एडिशनल SP। ये देखिए ड्रोन अपना काम कर रहा है और अब ये हाइट पर जा रहा है और ये जो यहाँ पर इमारतें हैं उनकी तस्वीरें लेगा और तस्वीरें लेकर के ये दिखाएगा। आपको वो भी तस्वीर दिखाएं कि कैसे ड्रोन ऊपर जा रहा है और उसके बाद उसकी निगरानी की जा रही है। देखिए पुलिस के जवान हैं, QRT टीम के भी जवान हैं। देखिए मुआयना और निगरानी की जा रही है। बाकायदा लैपटॉप पे देखा जा रहा है कि छतों पर कहीं किसी ने कोई पत्थर वगैरह तो नहीं उठा करके रखे हैं, किसी अराजक तत्व ने इस तरह की हरकत तो नहीं की है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 5 SP स्तर के अधिकारी, 5 एडिशनल SP स्तर के अधिकारी, 11 डिप्टी SP, 64 इंस्पेक्टर और 286 उप निरीक्षक ड्यूटी पर तैनात हैं। सादे वस्त्रों में LIU और पुलिसकर्मी जगह जगह निगरानी रख रहे हैं। 2000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और 1834 नवनियुक्त पुलिस युवा मित्र पर जिम्मेदारी है कि वो शहर के माहौल को बिगड़ने ना दें। हर एक बिंदु पर पुलिस की नज़र रखी जा रही है। आपको बंदोबस्त दिखा रहे हैं। ये वही नई सड़क का इलाका है जहां पर हिंसा हुई थी 3 जून को और पुलिस के जो कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज जुमे की नमाज का दिन है और बेहद संवेदनशील एरिया होने के नाते यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ड्रोन से निगरानी, PTZ कैमरे से निगरानी और विशेष कैमरों से निगरानी की जा रही है। और इस तरह से निगरानी करते हुए आज के दिन को कोई किसी अराजक तत्व, कोई
किसी तरीके की छेड़खानी ना करे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और सुरक्षा को लेकर ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रविंद्र त्रिवेदी ने। आज जुमे की नमाज को लेकर कानपुर पुलिस ने अपने बंदोबस्त दुरुस्त कर रखे हैं। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज जुमे की नमाज कुशलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए? देखिए, पुलिस फोर्सेज प्रॉपर ब्रीफिंग के बाद डिप्लॉय कर दी गई हैं और टेक्नोलॉजी का भी, अन्य संसाधनों का भी बेहतर समन्वित प्रयोग किया जा रहा है। हम जहां अलग अलग प्रकार के कैमरों से सभी क्षेत्रों पर नज़र बनाए रखेंगे, वहीं पे हमारे लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, उसका बेहतर प्रयोग करेंगे। और नागरिक समाज के लोग, पुलिस सेवा मित्र, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और हमारे पीस कमेटी के लोग, इस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग सब खुद आगे आकर के जनता के बीच में शांति व्यवस्था की बहाली के लिए लगातार पिछले 15-20 दिनों से काम कर रहे हैं। बेहतर माहौल है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर माहौल में सारी चीज़ें संपन्न हो जाएंगी। तो कानपुर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है जुमे की नमाज को लेकर के और बंदोबस्त दुरुस्त हैं। आज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरी तैयार कानपुर पुलिस हो गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक हैरान करने वाली खबर आई है जिसने अफसरशाही के गलियारों में खलबली मचा दी है। लखनऊ के मंडल आयुक्त ने एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह को उनके पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया और इसके बाद इस फैसले के पीछे को बातों को लेकर एक ऐसी वजह चर्चा में है जिसने सबको चौंका दिया है। इससे जुड़ी एक चिट्ठी चर्चा में आ गई और इसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि लखनऊ के मंडल आयुक्त रंजन कुमार ने अपने सरकारी आवास A3 बटलर पैलेस में निर्माण को लेकर एलडीए के चीफ इंजीनियर को निर्देश दिया था। मंडल आयुक्त के सरकारी आवास के मरम्मत पर 81 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस पर एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह ने आपत्ति दर्ज करा दी थी। 21 जुलाई को उन्होंने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की थी और 2 दिन एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह को पद से हटा दिया गया। एबीपी गंगा के पास इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद हैं। एक पत्र में कमिश्नर के आवास में निर्माण और मरम्मत की राशि का प्रस्ताव है जिसमें बाकायदा 81,79,000 से ज्यादा की रकम का जिक्र किया गया है। जबकि दूसरे पत्र में चीफ इंजीनियर इंदु शेखर दावा कर रहे हैं कि जिस आवास पर काम करवाया जाना है वो राज्य संपत्ति विभाग के अंदर आता है, लिहाजा प्रस्तावित कार्य राज्य संपत्ति विभाग में करवाया जाए। आपको बताते हैं कि कमिश्नर से पंगा कैसे महंगा पड़ा, क्या हुआ क्या था। असल में मंडल आयुक्त ने अपने सरकारी आवास A3 बटलर पैलेस में निर्माण का आदेश दिया। एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु प्रकाश को मंडल आयुक्त रंजन कुमार ने निर्देश दिया कि सरकारी आवास की मरम्मत पर 81 लाख से ज्यादा के खर्च का प्रस्ताव तैयार हुआ। राज्य संपत्ति विभाग के अंदर आवास आने पर चीफ इंजीनियर ने इस पर आपत्ति जाहिर की। 21 जून को प्रस्ताव पर आपत्ति की गई चीफ इंजीनियर के द्वारा और 2 दिन बाद 23 जून को उन्हें हटा दिया गया। यह है सारा प्रकरण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।